अक्यूट प्लाक चेंजेस ये 3 जनरल कैटेगरीज़ में होते हैं। पहला रप्चर या फिशरिंग, दूसरा इरोशन या अल्सरेशन एंड तीसरा हीमोरेज इनटू द एथेरोमा एक्सपैंडिंग इट्स वॉल्यूम। तो इन अक्यूट प्लाक चेंजेस के कारण वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस होता है, जिसके कारण अक्यूट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है like myocardial or cerebral infarction. So these acute plaque changes are very dangerous. इसके 3 कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी रप्चर या फिशरिंग। अगर प्लाक रप्चर करता है तो उसमें जो थ्रोम्बोजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे। नाउ दीज थ्रोम्बोजेनिक प्लाक कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल एक्टिवेट कोagulation और फिर थ्रोम्बोसिस होगा विच विल कम्प्लीटली अक्लूड द वेसल। दूसरा पॉइंट है इरोशन या अल्सरेशन। अगर प्लाक का इरोशन हो गया तो जो सब एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है दैट विल बी एक्सपोज्ड टू ब्लड एंड दिस सब एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन दिस इज़ थ्रोम्बोजेनिक। अगर ये ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो इसके कारण भी थ्रोम्बोसिस होता है and this is less frequently inducing fully occlusive। रप्चर या फिशर के कारण कंप्लीट ओक्लोसिस होता है, अक्लूसिव हो जाता है वो। इरोशन और अल्सरेशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी है अक्लूसिव थ्रोम्बोसिस का, फुल्ली अक्लूसिव थ्रोम्बोसिस का, वो कम होता है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ हीमोरेज इनटू एथेरोमा एक्सपैंडिंग इट्स वॉल्यूम। पहला स्टेप था रप्चर या फिशर के कारण, जिसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लाक में वो एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरा अल्सरेशन या इरोजन, जिसके कारण सब एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाता है। एंड थर्ड इज़ हीमोरेज इनटू द एथेरोमा विच विल एक्सपैंड इट्स वॉल्यूम। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन और जो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स जिन प्लाक्स के कारण होते हैं वो ऐसे तो नॉन सिम्टोमेटिक होते हैं, बट उन प्लाक्स में कुछ अक्यूट चेंजेस आता है जिसके कारण एमआई और अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स है। तो इसलिए दीज अक्यूट प्लाक चेंजेस आर वेरी डेंजरस। प्लाक में जो चेंज है वो अक्यूट और अनप्रिडिक्टेबल होगा, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन या बाकी सारे ACS हो सकते हैं। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन दैट इज़ हार्ट अटैक या सेरिब्रल इन्फेक्शन और स्ट्रोक, aortic aneurysm and peripheral vascular diseases like gangrene of the legs. These are the major consequences of atherosclerosis. So clinically बहुत relevant topic है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में क्या सेकेंडरी चेंजेस आएंगे, उनका स्टेबिलिटी फ्रेजिलिटी कैसा है, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला उसका थिकनेस और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कंटेंट ऑफ द ओवरलाइंग फाइब्रस कैप। सो वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का थिकनेस और उसके फाइब्रस कैप में कितना एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कंटेंट है, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स, ये कितने हैं, ये सब उसमें होने वाले सेकेंडरी चेंजेस को, उसके स्टेबिलिटी को और फ्रेजिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो जो सेकेंडरी चेंजेस हैं दे कुड बी रप्चर, अल्सरेशन और इरोशन। जैसे कि रप्चर के कारण थ्रोम्बोजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सपोज होता है, इरोशन के कारण थ्रोम्बोजेनिक बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज होता है ब्लड स्ट्रीम से, और बिकॉज दीज आर थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंसेस इट विल लीड टू थ्रोम्बोसिस। ये थ्रोम्बोसिस कम्प्लीटली या पार्शियली वेसल के ल्यूमन को अक्लूड कर देगा, और इस थ्रोम्बोसिस के कारण बहुत सारे डेंजरस सिचुएशंस लाइक MI, aortic aneurysm, cerebral infarction, ये सब हो सकता है। अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो वो थ्रोम्बस ऑर्गेनाइज होके ग्रोइंग प्लाक में इनकॉर्पोरेट हो जाता है।
सेकेंड इज़ हीमोरेज इनटू द प्लाक। अगर ओवरलाइंग फाइब्रस कैप या थिन वॉल्ड वेसल्स रप्चर कर जाते हैं तो उसके कारण इंट्रा प्लाक हेमरेज होगा। जहाँ पे न्यूवास्कुलराइजेशन हो रहा है, सब नए ब्लड वेसल्स बन रहे हैं, वो एरिया अगर रप्चर कर जाता है तो प्लाक के अंदर हीमोरेज होगा। एंड दिस इज़ अ कंटेन्ड हेमाटोमा में एक्सपैंड द प्लाक और इंड्यूस प्लाक रप्चर। हीमोरेज के कारण प्लाक या तो एक्सपैंड करेगा या रप्चर हो जाएगा। थर्ड इज़ एथेरोएम्बोलिज्म। प्लाक जो है वो रप्चर करके एथेरोस्क्लेरोटिक डेब्रिस ब्लड में डिस्चार्ज करेगा और ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक डेब्रिस है दिस विल प्रोड्यूस माइक्रोएम्बोलाई। सो दिस इज़ नोन एज एथेरोएम्बोलिज्म। प्लाक रप्चर करके एथेरोस्क्लेरोटिक डेब्रिस डिस्चार्ज करेगा and that will act as the microemboli. Then the last is aneurysm formation. Atherosclerosis induced pressure or ischemic atrophy of the underlying media with loss of elastic tissue causes weakness and potential rupture. Aneurysm का मतलब blood vessel का dilation, blood filled dilation of the blood vessels, and this will result in weak vessel wall. So aneurysm के कारण weakness और potential rupture हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस इंड्यूस्ड प्रेशर और जो अंडरलाइंग मीडिया है जिसमें स्मूथ मसल्स वगैरह है उसके इस्चेमिक एट्रोफी के कारण और जो इलास्टिक टिश्यू है उसके लॉस के कारण एन्यूरिज्म है होता है, जिसके कारण वीकनेस और पोटेंशियल रप्चर होगा। दिस इज़ द फॉर्मेशन, एक्टिविटीज़ एंड आउटकम्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। सबसे पहले दिस इज़ अ नॉर्मल ब्लड वेसल्स जिसमें ल्यूमेन काफ़ी बड़ा होता है। देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? एंडोथेलियल डिसफंक्शन, मोनोसाइट एडहेशन, इमाइग्रेशन, स्मूथ मसल migration to the intima, extracellular matrix elaboration and lipid accumulation. So these are the steps in the pathogenesis of atherosclerosis. Endothelial dysfunction, monocyte adhesion, immigration, smooth muscle cells migration to intima, extracellular matrix such as collagen and elastin elaboration, and then lipid accumulation. So पहले एक फैटी स्ट्रीक फॉर्म होता है, ठीक है, ये एक फैटी स्ट्रीक फॉर्म हुआ है। देन देयर विल बी पैथोलॉजिक इंटिमल थिकनिंग, जो इनर मोस्ट लेयर है वो थिक हो रहा है, ठीक है, इसका थिकनेस ज़्यादा है। ब्लड वेसल का 3 लेयर होता है, एडवेंसिशिया, मीडिया और इंटिमा। सो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो इंटिमल बेस्ड प्रोसेस है। सो देयर विल बी इंटिमल थिकनिंग, फिर प्लाक विल बी एक्सपैंडेड, देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ द प्लाक। फैटी स्ट्रीक से अब वो एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ द आउटर वॉल टू मेंटेन द इंटरनल डायमीटर, तो जो आउटर वॉल है वो एक्सपैंड करता है ताकि इंटरनल डायमीटर मेंटेन रहे, ठीक है। और अगर 40% स्टेनोसिस हो चुका है तो इंटरनल डायमीटर भी अब नैरो होगा। पहले आउटर वॉल एक्सपैंड करता है ताकि जो इनर वॉल है, जो कि इनर डायमीटर है, वो मेंटेन रहे। पर अगर लगभग 40% स्टेनोसिस हो गया है तो इनर डायमीटर भी अब नैरो होगा। देन ये इसका 3 फेथ है। थिन कैप वाले अनस्टेबल होते हैं और थिक कैप या फाइब्रोटिक प्लाक वाले स्टेबल होते हैं। थिन कैप वाले अनस्टेबल होते हैं, थिक कैप या फाइब्रोटिक प्लाक वाले स्टेबल होते हैं। थिन कैप या जो अनस्टेबल है ये सबसे डेंजरस होता है, तो इसका सडन इवेंट में इट कैन रप्चर। और ये जो थिक कैप वाले होते हैं, जो स्टेबल होते हैं,
वो उनका इरोशन या थ्रोम्बोसिस होता है। क्या और ये इंटर कन्वर्टेबल है फाइब्रोकैल्सिफिक प्लाक में। जो थिन कैप है अनस्टेबल प्लाक है, उसका रप्चर होने के कारण सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। थिन प्लाक या अनस्टेबल प्लाक के रप्चर के कारण सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। फिर जो स्टेबल प्लाक्स हैं उनका फेट होता है इरोशन एंड थ्रोम्बोसिस। इसके कारण प्लाक के इरोशन या थ्रोम्बोसिस के कारण भी सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। ये जो तीसरा प्लाक है फाइब्रोटिक प्लाक, दिस कैन कन्वर्ट टू फाइब्रोकैल्सिफिक प्लाक, और इसमें जो ल्यूमेन है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है, सो दिस इज़ क्रिटिकल स्टेनोसिस। फाइब्रोटिक प्लाक विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइब्रोकैल्सिफिक प्लाक, और इसमें जो लूमेन है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है, दैट्स वाई इट्स नोन एज क्रिटिकल स्टेनोसिस। तो वल्नरेबल या अनस्टेबल प्लाक में जो लिपिड कोर है वो काफ़ी थिक है, और स्टेबल प्लाक में जो लिपिड कोर है वो काफ़ी कम है। स्टेबल प्लाक्स में जो फाइब्रस कैप है वो थिक होता है और डेंसली कोलाजिनस होता है। स्टेबल प्लाक में फाइब्रस कैप थिक है और डेंसली कोलाजिनस है, और जो एथेरोमेटस कोर है, लिपिड कोर है, वो काफ़ी छोटा है। जबकि अनस्टेबल या वल्नरेबल प्लाक में जो फाइब्रस कैप है वो थिन होता है, और जो लिपिड कोर है वहाँ पे वो लार्ज होगा, एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन इन द लिपिड कोर।